बेटा एमटीपी डिस्कस करेंगे आज इको का। द पर्पस ऑफ कीपिंग टुडे क्लासेस कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट, तो आप लोगों को चीजें आती होंगी, तो दैट वुड बी इजी फॉर अस टू डिस्कस, राइट। सो दिस इज द एमटीपी विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड। आपने देखा भी होगा नेट पर अवेलेबिलिटीज की, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट वंस, राइट। तो वी विल डिस्कस इट वंस टुडे। Switch on your cameras, beta, online kids. Question number 1. It's a practical question. Practical, right? क्या question कह रहा है? तो पीछे आवाज आ रही है मेरी? If a farmer sells wheat to miller for 600 and miller sells flour to baker for 800, ये क्या है? चेन प्रोसेस। दिस इज व्हाट? प्रोसेस हो गया ना चेन का। वी हैव अ फार्मर, बेटा यू हैव टू बी साइलेंट, यू हैव टू बी साइलेंट गर्ल्स। कैन यू अंडरस्टैंड दिस सीक्वेंस? यानी आउटपुट ऑफ द वन बिकम्स इनपुट ऑफ द अदर, दिस इज दैट प्रोसेस। तो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल वैल्यू एडेड इन द एंटायर प्रोसेस, ये पूछा गया है। तो मुझे बताइए फार्मर ने जो सेल किया है व्हीट मिलर को, वो कितने का है? मिलर सेल्स फ्लावर, इसने फ्लावर बना लिया, ये इसके लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। इसने आगे बेचा 800 का, तो इसकी वैल्यू एडेड कितनी निकली? 200। वैल्यू एडेड समझते हो ना, आउटपुट माइनस आईजी, 200 आ गया इसका वैल्यू एडेड। इसने आगे 800 का बेचा, 800 इसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड। इसका फाइनल गुड क्या है? व्हाट्स द गैप? 500 इज वैल्यू एडेड। सो व्हाट इज द टोटल वैल्यू एडेड? 500 प्लस 200 700। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंड, अच्छा जिस तरह के एमटीपीज होते हैं उसी लेवल का ही पेपर एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि आईसीएआई आपको एक हिंट देता है एज एन आइडिया कि किस तरह के पेपर हो सकते हैं, राइट। अभी आरटीपी भी हमारी आ चुकी है, बट इट्स हार्डली कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो आई विल डिस्कस दैट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2, विच इन्वेस्टमेंट इज मेड विदाउट एनी रेफरेंस टू लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम देखो ना देखो इन्वेस्टमेंट मेरी रहेगी इंडिपेंडेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, बेटा इन क्वेश्चंस में कभी ट्रबल आए तो डू लेट मी नो। I am explaining, still you have a problem, ask me. Next, value of national income adjusted for inflation. कराया था रियल जीडीपी, उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर के साथ एडजस्ट करते हैं। Which of the following fiscal policy measures would be suitable for addressing deflationary gap? Deflationary gap क्या होता है बेटा? क्या ऊपर माइक की आवाज आ रही है? Deflationary gap क्या होता है? When aggregate demand is less than the aggregate demand at full employment, यानी deflation will cause less activity in the economy। तो हमें अब क्या क्या करना चाहिए to remove it? Let's study। टैक्स को कम करना, obviously prices will come down. Increase in government expenditure, when government will work for you, money supply will increase in the economy, deflation will be boosted. Reduction in public debt, जनता से पैसा कम लो। पब्लिक डेट क्या होता है? जब सरकार जनता से पैसा लेती है। डिफ्लेशन के केस में हमें मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, तो पब्लिक डेट बढ़ाओगे या घटाओगे? कम करेंगे ताकि जनता के हाथ में पैसे ज्यादा बचे। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन सेविंग फंक्शन इज दिस? कैसे ढूंढ रहे हो बेटा? पहले इस एलिमेंट को देखो, एज पर द इक्वेशन दिस इज एमपी, राइट। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? राइट,
तो मैंने क्या किया 1/0.2. आई गेट एनी डिफिकल्टी टिल हियर? What could be the cause of increase in AD within an economy? सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे. एडी को इंक्रीज करना, देखो इंपोर्ट इंक्रीज हुए तो एडी थोड़ी बढ़ेगा, ये तो बाहर की डिमांड है. अगर सरकार खर्चे कम कर देगी तो मनी सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी, तो नोबडी विल डिमांड. अगर इन्वेस्टमेंट के खर्चे बढ़ जाएं, इसका मतलब पीपल हैव मोर मनी, सो दे आर डिमांडिंग मोर. सो व्हेन दे आर डिमांडिंग मोर, एडी विल increase. Clear everybody? Next, which of the following will cause leakage? लीकेज क्या होती है? जब मनी सप्लाई सर्कुलर फ्लो से बाहर निकलता है. तो कौन से पॉइंट से निकलेगा बेटा? जब खर्चे कम कर दिए जाएं. डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन टैक्सेशन. कैन इट बी अ लीकेज? जब टैक्स कम होगा यानी यू विल हैव मोर मनी इन योर हैंड, वो इंजेक्शन में बदलेगा. ठीक है. इंपोर्ट्स का बढ़ना, ये कैसे लीकेज है? हमारी पैसे बाहर को जाएंगे. क्लियर? तो जिस भी चीज से तुम्हारी पॉकेट खाली हो रही है, दैट इज अ लीकेज. और जिससे पॉकेट में पैसा ऐड हो रहा है, दैट इज अ इंजेक्शन. बेसिकली हमने लीकेज में इन्वेस्टमेंट सेविंग को माना हुआ है और इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट को माना हुआ है. तो यहां पर ए और सी क्वालिफाई कर रहे हैं, बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन 8. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, क्या पर्पस है इसका? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अमीरों से पैसा लेकर बाकियों के बेनिफिट के लिए खर्च देना. Okay. Next, increase in cost of food, fuel, fertilizers in countries due to production of weapons. लड़ाई झगड़े की वजह से हमें वेपन्स बनाने पड़े. अब वेपन्स के करके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एसेंशियल्स महंगे हो गए. तो इज इट एन इम्पैक्ट? इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट? नेगेटिव. विच एक्सटर्नैलिटी? क्योंकि ये सारी चीजें क्या है बेटा? इज दैट क्लियर? कंजम्पशन में एक्सटर्नैलिटी नहीं है. किसमें एक्सटर्नैलिटी है? प्रोडक्शन में. अगर हम कंजम्पशन की एक्सटर्नैलिटी में जाते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरी. जैसे मैंने आपको बताया था, somebody is smoking, उसके वो कंजम्पशन से आसपास नुकसान हो रहा है, दैट इज नेगेटिव. ओके, बट दिस वन इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन नेगेटिव, नॉट कंजम्पशन नेगेटिव. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 10. मिस्टर अमित, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, उसको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली है. ही कम्स टू नो कि शेयर प्राइसिंग बढ़नी है, तो शेयर्स खरीद लेता है. व्हाट इज दिस? किया था ना इनसाइडर इंफॉर्मेशन. इट्स अ मार्केट फेलियर का कारण, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट 11th. अभी तक तो क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, मैनेजेबल. ओके. Which of the following is not true regarding MSP? Not true. MSP मिनिमम प्राइस सेट करता है या मैक्सिमम? मिनिमम. यानी प्राइस फ्लोर तो है, फ्लोर होता है मिनिमम, सीलिंग होता है. अच्छा. At the price fixed, there exists excess supply, कि we have the material available, price remains fixed, कि कम से कम हमको इतना तो मिलेगा ही. ये प्रिंसिपल भी ठीक है. एंड इफ समथिंग इज रिमेनिंग एक्सेस, गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू परचेज दैट. तो ये तीनों बातें क्लियर हो गई. तो कौन सी नहीं है? प्राइस सीलिंग. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा, माइक का वॉल्यूम कितना आ रहा है उधर? Which concept involves one shot injection of government expenditure into a depressed economy? इसको बेटा मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो और इसकी डेफिनेशन लिखो. क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे.
इट्स अ प्रोसेस. It is a process or type of action taken to stimulate. इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना, ये पुराने एमटीपी से चलता आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट रखना, कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. इट इज अ प्रोसेस और टाइप ऑफ एक्शन टेकन टू स्टिमुलेट एन इकोनॉमी usually in a recessionary period through government spending. तो बेसिकली बेटा जैसे सपोज करो कोई पानी का पंप है, वो खराब हो जाए तो हम उसको पानी के ही प्रेशर से दोबारा ठीक करते हैं. उसके अंदर अगर डस्ट फंस जाती है तो उसको पानी के प्रेशर से ठीक किया जाता है. तो ये पंप प्राइमिंग इकोनॉमिक्स का वर्ड नहीं है, बट दिस वर्ड हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम रियल लाइफ सिनेरियो कि व्हेन समथिंग स्टॉप्स फंक्शनिंग, इफ वाटर इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम द पंप, वी नीड टू प्राइम इट. प्राइम मतलब उसको प्रेशराइज करके ठीक ठाक करके उसका फ्लो इंक्रीज करना पड़ता है. तो वैसे ही इकोनॉमी में जब पैसे का फ्लो बंद हो रहा है, इकोनॉमी डिप्रेशन में है, रिसेशन में है, तो हमें एक झटके से इकोनॉमी को स्टार्ट करना है. सो वी पुट सच अ प्रेशर ऑन द इकोनॉमी दैट जितना भी कचरा फंसा होता है वो निकल जाता है. सो दैट इज व्हाई द टर्म हियर इज यूज्ड वन शॉट इंजेक्शन. शॉट मतलब एक झटके में इंक्रीज करना है, स्लो स्लो नहीं, वन शॉट. तभी तो प्रेशर बढ़ेगा. तो जब प्रेशर आएगा तो वो मशीन ठीक हो जाएगी. इज दैट क्लियर? सिमिलरली दिस वर्ड इज अडॉप्टेड एंड यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. कि इकोनॉमिक्स में हम वर्ड को क्या कहते हैं कि अगर सरकार को दिख रहा है कि डिप्रेशन चल रहा है तो वन शॉट इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कि इकोनॉमी दोबारा से बूस्ट हो जाती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट बेटा 13th क्वेश्चन. Practical, can you try this? Multiplier. अच्छा, spending multiplier मतलब change in consumption. क्या क्या दिया हुआ तुम्हें? पर कैपिटा इनकम गिवन है, पर कैपिटा कंजम्पशन गिवन है. इस डेटा के हिसाब से क्या निकाल सकते हो? समझ आया? Even though the word here is asking for something else, but we have to find what? As per the data availability. Can you give me the answer? Consumption में कितना change है? What is the change in consumption? What is the change in consumption? What is the change in income? 0. This is what? Got the MPC? अब मल्टीप्लायर निकाल सकते हो. क्या फॉर्मूला है? आंसर आ गया? You got the procedure? There is spending multiplier, but for the multiplier we have the formula 1/1 minus MPC, or we have 1/MPS, or we have change in income over change in investment. ये तीनों डेटा मेरे पास नहीं है.
But with the help of this given information, can I first find out MPC? And with this MPC, can I find out multiplier? So you have to use your brain through which information I can find what. Is that clear, everyone? Next, 14th. Expansionary policy. Expansionary matlab reduce the taxes, increase the expenditure, increase money supply, both B and C. Done. Next, 15th question padho. The printing of more notes ना बेटा 15th का बताइए आंसर जरा मेरे को पढ़कर. मोर मनी फॉर ए सेविंग्स कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा. प्रिकॉशनरी सेविंग्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू लिक्विडिटी ट्रैप. लिक्विडिटी ट्रैप किया था, स्पेकुलेटिव डिमांड बॉक्स जैसा बन जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस करवाया था केन्स की थ्योरी में, बुक में है ना डायग्राम. तो वो पैरेलल किसके हो जाता है, एक्स एक्सिस के. तो एक ये बात तो सही निकल आई. अब एक ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो सी भी चेक कर लेते हैं. इनइफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. इसमें क्या है, वहां पर भी हमने बुक में भी पढ़ा हुआ है कि जब आपका डिसीजन रिगार्डिंग कीपिंग दैट मनी इज कांस्टेंट. पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है, इट इज कांस्टेंट. तो जो मर्जी आप मॉनिटरी पॉलिसी चेंज कर लो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओ घटाओ, बैंक कोई भी रेट्स अपने चेंज कर ले, बैंक रेट्स चेंज कर ले, विल इट अफेक्ट मी? नो. सो इट इज इनइफेक्टिव. सो आंसर इज बोथ ए एंड सी. जब भी कोई भी क्वेश्चन में बोथ वाली ऑप्शंस हो, kindly read the other option as well and then check is it valid. अगर वो भी valid है तो both वाला आंसर रहेगा. Clear? 17th. बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. फ्रीडमैन की थ्योरी में डिटर्मिनेंट्स फॉर डिमांड ऑफ मनी किस किस को माना गया है? उन्होंने कभी भी फॉरेक्स की बात नहीं करी. So answer is D. Okay. Next, according to whom rational behavior induces individuals to hold an optimally structured wealth portfolio which comprises of bonds as well as money. Bonds and money की दोनों की composition was given by Tobin. ये बुक्स में है, मार्क करवाया हुआ ना, अंडरलाइन करवाया था. डायरेक्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब कि ये अगर मैंने इंक्रीज किया तो मॉनिटरी पॉलिसी ऑपोजिट वर्क करेगी. इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स. इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारी मॉनिटरी पॉलिसी ऐसी है जो कि मनी सप्लाई को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, नॉट डायरेक्टली. बताओ. ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेटा डेफिनेटली इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते सिक्योरिटीज का. मॉनिटरी पॉलिसी में हम रेट्स के साथ अप एंड डाउन होता है जनरली, बट ओएमओ में वी आर टेकिंग व्हाट, वी आर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, वी आर नॉट चेंजिंग एनी ऑफ द रेट्स. सो इट इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. क्लियर? समझ में आया? अब इन्होंने जो आपके आंसर में दिया हुआ है दैट इज बोथ बी एंड सी, विच इज नॉट राइट. आंसर शुड बी ओनली ओपन मार्केट ऑपरेशंस. सो ओएमओ इज द आंसर. इसको आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि रेपो रेट किस पे इफेक्ट करता है? इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्टर लोन्स. तो
तो ये तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का. इवन CRR इज हैविंग अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर रिजर्व्स, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट. बट OMO में हम क्या करते हैं, वी आर डूइंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें हम कुछ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को भी इंडिकेट नहीं कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट्स विच इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट. तो इसका आंसर बेटा बी रहेगा. आपने इसका बी आंसर मार्क करना है. डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरे को टूल्स हैं, दोज टूल्स आई एम यूजिंग डायरेक्टली टू गेट एन इम्पैक्ट. बट इनडायरेक्ट का मतलब आई एम टेकिंग समबडीज एल्स हेल्प टू गेट दैट इम्पैक्ट. समझ आया? क्वेश्चन नंबर 20, ये तो कर सकते हो. डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स. लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, तुम्हें याद है हमने कोटास भी किए थे. उसके अंदर हमारी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि कम से कम इतनी चीज लोकली बननी चाहिए, बाकी चाहे बाहर से मंगा लो. सो अ रिक्वायरमेंट दैट अ सर्टेन परसेंटेज शुड बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इज व्हाट, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट. क्लियर? अभी तक कोई क्वेश्चन लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड? 22, टोटल बैन, करेक्ट. 23rd, हाई लेवल ऑफ हाउस होल्ड डेट. इसका मतलब है पब्लिक इज टेकिंग मोर लोन्स, सो दे आर हैविंग मोर मनी सप्लाई, सो यू आर वरीड अबाउट इट, सो यू वांट टू रिड्यूस इट. तो क्या करोगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दो टू रिड्यूस लेंडिंग. सी भी हो सकता है, मुझे पता था बोलोगे. लेट मी चेक इट अगेन. देखो बेटा, बात ध्यान से सुनो. यहां पर सेंट्रल बैंक के एक्शन की बात आई है, तो सेंट्रल बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट्स के वर्ड होते हैं बैंक रेट या रेपो रेट. ठीक है, वो उसके टूल्स हैं. इंटरेस्ट रेट इज फॉर यू पीपल, which is a term used by commercial banks to address public. तो यहां हम कमर्शियल बैंक के एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. इवन दो अगर सेंट्रल बैंक बैंक रेट बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, बट दैट इज अ लेटर इंपैक्ट. तो ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी यहां पर सूट नहीं हो रही. इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, एज पर सेंट्रल बैंक, राइट. बट अगर यहां कई ऑप्शन होती कि बोथ ए एंड सी, फिर आप क्या मार्क करते, बोथ ए एंड सी, बिकॉज इन दैट सेंस दैट इंटरेस्ट रेट दे विल बी इंडिकेटिंग थ्रू द एंगल ऑफ सेंट्रल बैंक. इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? नेक्स्ट बेटा 24, कौन सी टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेटा? हमने ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड पढ़ा हुआ है. ब्राउन फील्ड क्या होता है, पहले से कुछ एग्जिस्टिंग है, यू आर यूजिंग इट. व्हाट इज ग्रीन फील्ड? इन्वॉल्विंग एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑयल एंड गैस आउटसाइड इंडिया, यानी इनको पूरा एक नया काम सौंप रहे हैं. So which field is this? Done. Next, 25th. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. दो कंडीशंस है ना, तो सीक्वेंस में पहले नंबर पे कौन है? ये दूसरे नंबर पे आई. तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन? फर्स्ट ऑर्डर समझ गए ना, सीक्वेंस. 26 बेटा, पॉल क्रगमैन की थ्योरी हमने बुक में मार्क की हुई है. पॉल क्रगमैन की जो न्यू ट्रेड थ्योरी, वो किस पर बेस्ड थी? कुछ लेबर की बात थी उसके अंदर. हाँ, लेबर की बात नहीं थी, वही मैं कह रही हूं. तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं,
चार ऑप्शंस में से जरा रीड करो कि कौन सी ज्यादा सूटेबल बैठती है। नंबर 1, कंट्रीज विच ट्रेड इन सिमिलर गुड्स आर नेचुरल ट्रेड पार्टनर्स। वॉज इट डिस्कस्ड इन दिस थ्योरी? बेसिकली ये जो ट्रेड थ्योरी है, ट्रेड थ्योरीज आर मेड फॉर ट्रेडिंग बिटवीन वन नेशन एंड द अदर, तो इसके अंदर तो म्यूचुअल ट्रेड की बात आएगी ही आएगी, राइट। देन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। हैव यू रेड दिस टर्म एनीवेयर इन द एंटायर बुक? जितनी भी हमने इंटरनेशनल थ्योरीज पढ़ी है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ वन नेशन विद द अदर। तो ये हो गया ऑड वन आउट। दिस इज द आंसर बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग which is not a part of Krugman's theory. Next 27th, GDP के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है बेटा? NSO कराया था, पहले होता था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फिर इनकी ये बॉडी NSO के साथ स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए कन्वर्ट कर दी गई। तो जो भी जीडीपी का डेटा कलेक्ट करके जीडीपी ढूंढनी है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? नेक्स्ट 28, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ 29th? बोथ ए एंड बी? गलत है ये। आप लोग बताओ, जब हमने मार्केट किया था, दैट वाज अ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कि एज पर टाइम, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, एज पर ज्योग्राफी, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, कर रहे थे ना? ये इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं। It is based on competition. Remember? Monopoly, monopolistic, oligopoly. इको में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इको में हम ज्योग्राफी वाली डिस्कस कर रहे हैं? इको में कौन सी मार्केट डिस्कस कर रहे हो? कंपटीशन वाली। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? वो जनरल यूज के लिए, दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन, वो इको का काम नहीं है। समझ गए? इको के लिए कंपटीशन बेस्ड स्ट्रक्चर्स वी आर यूजिंग। तभी तो पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन सी फॉर्म है उसके अंदर? परफेक्ट, ओलिगोपोली एंड ऑल दैट। क्वेश्चन 30th बेटा, एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, आई होप एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग एट द बैक। 31, सब कुछ ग्रोइंग साइड जा रहा है। देन एक्सपेंशन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ये बुक में क्लियरली पढ़ा है हम लोगों ने। पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन, नो, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इट विल कॉज increase in the economic activities, they will start picking up slowly and gradually. 33, welfare proposition, because it tells us what should be done, yani what should be the right action to be done. 34, under monopoly selling costs are incurred for doing what? Basically बेटा आप सबको पता है कि मोनोपोली को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है नहीं, किया हुआ ना हमने, बट फिर भी क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेलिंग कॉस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे होगे? क्या इस वजह से? कॉम्पिटिटर तो तुम्हारा है नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है प्रमोट करने की? तुम तो किंग हो। जस्ट टू गिव एन इंफॉर्मेशन, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। अब अगर रेलवे वाले की कोई एड आ जाएगी तो वो अपनी सेल नहीं बढ़ा रहे, वो तुम्हें एक एड में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब से ये वाले कोचेस भी अवेलेबल हैं, वी हैव एडेड दिस फैसिलिटी, नाउ फीमेल्स कैन चूज वेयर टू सिट, वेयर नॉट टू सिट, सो दे आर इन्फॉर्मिंग यू। नो एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 35, कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना?
बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट से ही हमारी क्या निकल के आती है, मार्जिनल कॉस्ट, बिकॉज दैट इज द एडिशन. फिक्स कॉस्ट तो रिमेन्स कांस्टेंट, तो टीवीसी से एमसी निकल के आता है. इज दिस करेक्ट? बिकॉज दिस इज टीवीसी. So which is incorrect? B is incorrect formula. Even though बेटा जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो we write like this. हम दोनों फॉर्म में लिखते हैं ना, बट टीसी दोनों ऑप्शंस है अपने पास, बट एमसी इज द करेक्ट इंडिकेटर ऑफ विच जोन? वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज टीसी कंटेन्स फिक्स्ड एलिमेंट विच रिमेन्स कांस्टेंट. 36th, diminishing returns are due to अच्छा, पहले एक बात ध्यान रखो, जब भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात आएगी वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट, और इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा तो. अब दिक्कत ये है कि इकोनॉमी डिसइकोनॉमी दो तरह की है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी. तो कह रहे हैं कि अब कौन सा वाला चूज किया जाए एज पर योर पर्टिकुलर फर्म. अगर एक्सटर्नल की बात करें बेटा, दैट इज टू कॉमन टू ऑल. इज इट पर्टिकुलर टू यू? इट इज कॉमन. पर तुम्हारी फर्म में अगर रिटर्न्स अप एंड डाउन चल रहा है, यू आर गोइंग थ्रू फेजेस ऑफ डिमिनिशिंग एंड इंक्रीजिंग, दैट इज ओनली कॉमन टू यू, पर्टिकुलर टू यू, नॉट फॉर द एंटायर इंडस्ट्री. दैट इज व्हाई वी हैव चोजन इंटरनल वाला ऑप्शन. क्लियर? अदरवाइज अब नीचे देखो तो अपने पास एक्सटर्नल के भी ऑप्शंस हैं, पर हमें एक्सटर्नल का इंपैक्ट अपने ऊपर नहीं लेना है बिकॉज इट इज कॉमन टू एवरीबडी. देन इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, किंग डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है? किसका किंग डिमांड कर्व होता है? तो व्हाट इज इट इंडिकेटिंग? द डिमांड कंडीशंस चेंज, द प्राइस रिमेन्स स्टेबल. तभी तो डिमांड इनडिटर्मिनेट हो जाती है एंड देन इट ब्रेक्स इन बिटवीन, राइट? नेक्स्ट 38th, रीड दिस क्वेश्चन बेटा, इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन. बेटा वो कह रहे हैं कि क्या दिखाता है किंग डिमांड कर्व? तो डिमांड बदल रही है पर प्राइस स्टेबल है, तभी तो डिटर्मिन नहीं हो पा रहा. ऑलिगोपॉली में प्राइस रिजिड नहीं हो जाता, तो रिजिड का मतलब क्या है? एक जगह पर अड़ जाना. स्टेबल. 38th क्वेश्चन रीड करो बेटा. पढ़ा बेटा क्वेश्चन? अगर तुम्हें याद हो बुक में हमने पढ़ा था कि क्या स्केर्सिटी इन एफ्लुएंट नेशंस में नहीं होती, पर हमने पढ़ा था ना होती है, बिकॉज हर कोई अपने लेवल से स्केर्सिटी को डिफाइन करता है. जो जितना ज्यादा पा लेता है वो और पाने की कोशिश करता है, वो फिर भी ना खुश है. तो स्टेटमेंट दी हुई है कि बाय चांस अमेरिकन, जिनको हम अपने आगे समझते हैं, आज वो कंटेंट हो जाएं. कंटेंट मतलब राजी हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाए कि हम उस स्टैंडर्ड में रहेंगे जहां इंडियन मिडिल क्लास रहता है. इसका मतलब क्या वो कम रिसोर्सेज में खुश रहना सीख जाएंगे? वो नहीं सीख पाएंगे बिकॉज दे हैव एन अर्ज टू गेट मोर, बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू रिमेन अहेड ऑफ अदर्स. तो चाहे जितनी भी हम स्केर्सिटी क्रिएट कर लें और ये बोले कि वो तो बड़े रिच है तो उनको तो कोई कमी नहीं, पर उन्हें फिर भी कमी है बिकॉज दे ऑलवेज आर इन द अर्ज ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर. इज दैट क्लियर? अब सपोज करो हम रिचेस्ट को भी देख ले, लेट्स सी अंबानीज. इनके पास तो सब कुछ है
Still they are working hard to get more and more. Why? Because their requirements are now something else. तो scarcity rich में नहीं होती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा. Scarcity developed nations में नहीं होती, ऐसा भी कहीं नहीं होता. Scarcity हमारे mindset है कि अगर मेरे को मेरे resources पूरे नहीं लग रहे and I'm always wanting to have more and more, I will always be having less. Clear? So answer comes out to be B. 39 बेटा. Break even point. What is the break even point? No profit. जहां कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाए. डन. नेक्स्ट 40th. ये तो कर सकते हो, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल में. डू इट बेटा क्विकली. कंजम्पशन इक्वेशन इज गिवन, आई इज गिवन टू यू. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई इज, ये इक्वेशन लगेगी. तो कंजम्पशन की इक्वेशन यहां लगा लो, प्लस आई इज इक्वल टू वाई. कैन यू फाइंड द मिसिंग वाई? क्या आया बेटा? कर लो जो बच्चे कर रहे हैं. बेटा वी आर इन द प्रिपेरेटरी जोन. व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द लेवल्स. बुक में टफ है तो अच्छी बात है ना, हमें अपनी प्रिपरेशन हो जाती है उस लेवल की. $41 बेटा. नेक्स्ट डू दिस. कैन यू फाइंड आउट मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट का चेंज है, इनकम का भी चेंज है. यू कैन यूज द फॉर्मूला. इजी. हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन. कैलकुलेट नेशनल इनकम बेटा. Which method is this? Expenditure method. C plus I plus G plus net exports. 1000 plus 500 plus 200 plus 200. हाँ, minus 200 because imports are greater than exports. What's the answer? फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर बेटा. अपनी सांठ गांठ से हम लोग चलते हैं. कल्यूसिव ऑलिगोपोली. 44. माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज से डील करती है? माइक्रो वाली. बेटा जहां भी जनरल वर्ड आएगा ना, दैट इज फॉर मैक्रो. जनरल इक्विलिब्रियम इज फॉर मैक्रो. पार्शियल मीन्स वी टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर फर्म और इंडस्ट्री और सेक्टर. तो पार्शियल इक्विलिब्रियम ही इसके लिए सेटिस्फाई करेगा. पहली बात याद रखिएगा, जनरल इज ऑलवेज फॉर. अच्छा बी और डी तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं. फर्क क्या है? नॉर्मेटिव और पॉजिटिव. माइक्रो इज प्राइमरली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. ठीक है, वहां पर हमारे पास सोल्यूशंस नहीं होते हैं. तो इट इज मोरली विच जोन? पॉजिटिव. तो ये वाला मेरा क्वालिफाई कर रहा है फॉर दिस. आंसर बिकम्स डी. नॉर्मेटिव जो होता है, अगर आप देखो गवर्नमेंट, बैंक्स, एक्शंस टेकन बाय देम टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स, ये सब माइक्रो में आते हैं कि मैक्रो में? तो अगर इन्फ्लेशन है, व्हाट शुड बी डन, ये कहां पर हुआ? मैक्रो में. पर माइक्रो में तुमने सिर्फ इतना बताया कि मैम इन्फ्लेशन हो गई. इट इज विच इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव. उनकी एक्शंस ठीक करने के किस सेक्टर में गए हैं? मैक्रो में. सो आंसर बिकम्स डी. एंड पार्शियल इज ऑलवेज द वर्ड फॉर माइक्रो. 45th बेटा. इजी क्वेश्चन.
सब्स्टिट्यूट है when both the price of substitute and price of complement of a commodity X rise, उसका कॉम्प्लीमेंट भी महंगा हो गया है और उसका सब्स्टिट्यूट भी महंगा हो गया। अब बताओ क्या होगा डिमांड फॉर X? सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इसका सब्स्टिट्यूट महंगा हुआ है ना बेटा, तो इसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट महंगा हो गया है तो इसकी डिमांड, यानी द डिमांड कैन राइज, डिमांड कैन फॉल, राइट। और अगर सेम रेशियो में चेंज रहा तो डिमांड कैन रिमेन अनचेंज। सो ऑल ऑफ द केसेस आर पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज आपने मुझे दो केस दे दिए मिक्स करके, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? Next, 46. A consumer who is below the personal budget line. ये मैंने बुक में मार्क करवाया हुआ है पॉइंट। अपनी बजट लाइन के नीचे है, बजट लाइन उसके नीचे काम कर रहा है, यानी आर यू स्पेंडिंग योर एंटायर मनी? यू आर नॉट स्पेंडिंग योर एंटायर मनी, यू आर नॉट स्पेंडिंग योर एंटायर मनी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 47. जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होता है तो टीवीसी कर्व बिगिंस टू डैश। ये कौन सा स्टेज है? सेकेंड स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में टीवीसी की क्या हालत होती है? इट स्टार्ट्स टू राइज। ये फिक्स कॉस्ट है, इनिशियली इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट? डिक्रीजिंग रेट, लेटर ऑन इंक्रीजिंग एट। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न के बाद टीवीसी कितने पे बढ़ेगी? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 48. नॉट एन एसेंशियल ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। प्योर कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं? जो परफेक्ट के पहले तीन होते हैं। परफेक्ट के पहले तीन इज इक्वल टू प्योर। इंफीरियर गुड, शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड। ये डेटा है आपके आईडी वाले चैप्टर के अंदर, जो लास्ट है चैप्टर नंबर 10। तो जो अपना एक्सटर्नल डेट है उसमें अब कंसेशनल डेट को क्या कर दिया गया है? कम। अगर आपने बुक में नहीं पढ़ा तो इसको यहां से आप लर्न कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट 51. बेटा 51 क्वेश्चन पढ़ा, पहले इनके मतलब तो बता दो। देख बेटा, रेट्रोग्रेशन क्या होता है? कहीं पर भी किसी भी वर्ड के अगर रेट्रो वर्ड आ जाता है, जैसे रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रो, गोइंग टू द बैक, पीछे चले जाना, पीछे। तो अगर आपने अपने अर्लियर स्टेट में वापस जाना है, उस अर्लियर स्टेट के लिए वर्ड आ गया रेट्रो, साथ में लग गया ग्रेशन। दिस इज द कॉम्बो ऑफ रेट्रो प्लस रिग्रेशन। तो रिग्रेशन क्या होता है? डाउन जाना। तो एक तो पुराने स्टेट में जाना, दैट टू ऑल्सो विच स्टेट? वर्स्ट पोजिशन में वापस जाना, यानी आपकी हालत बहुत खस्ता होने वाली है, खराब हालत। पुराने समय में जा रहे हो, साथ ही साथ वर्स्ट पोजिशन पर पहुंच रहे हो, दैट इज रेट्रोग्रेशन। क्लियर? तो फिर कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? बेसिकली दीज आर नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज। ये तीनों नेगेटिव बता रही हैं। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
अब अभी तो मैं हूं आपको यहाँ मीनिंग बताने के लिए, पेपर में कोई होगा नहीं, ना यूट्यूब होगा कि मीनिंग ढूंढ लो। तो फिर इसीलिए आपको, अगर आपने अभी एक लॉजिक लगाया कि मैम सब नेगेटिव दिख रहा था तो हमने ऑल ऑफ द अबव कर दिया, वेरी गुड, क्योंकि वहां तो कुछ ना कुछ करके आंसर करके आना ही है ना तो वहां कोई गाइड होगा, ना टीचर होगा, ना आपके पास गूगल या यूट्यूब होगा, तो आप नहीं पूछ सकते हो। समझ रहे हो? तो अगर आपने ये लॉजिक लगाकर किया कि मैम हमें ऐसा लग रहा है कि सब डाउनवर्ड की बात हो रही है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वी हैव टू समटाइम आंसर लाइक दिस। क्लियर? जरूरी नहीं हमें सारे मीनिंग पता हो। 52 52 का आंसर सी। बेटा आपकी आंसर की में गलत दिया हुआ है, सी मार्क कर लेना, ठीक है। 53 एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाली स्ट्रैटेजी में क्या नहीं होता? इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन। 54 बेटा चैम्बरलिन मॉडल किया तुमने, पर किंग्ड वाला तो किया है। किंग्ड वाला तुम्हें पता है ना, प्राइस क्या रहना चाहिए? स्टेबल, कांस्टेंट। दे ऑल आर व्हाट? इंटरडिपेंडेंट। तो ओलिगोपोलिस्ट मॉडल में क्या कॉमन चीज रहती है? दे डू नॉट कल्यूड, क्योंकि कल्यूड कर लेंगे तो फिर डिमांड तो मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरे पास ये 2 पॉइंट तो आ गए, बल्कि फर्स्ट वाले के साथ मैं इतनी सहमत नहीं हूं, उसमें इंटरडिपेंडेंस होते हैं, राइट? देयरफॉर बिकॉज माय बी एंड सी इज करेक्ट बट आई डोंट हैव एनी सच ऑप्शन, आई एम लेफ्ट विद ऑल ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? और इसका मीनिंग हम और क्या देख सकते हैं? रिकॉग्नाइज देयर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट अपने आप को मानते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नॉट रेडी टू कल्यूड। क्लियर है? नेक्स्ट 55 हाँ जी बेटा 55 नेक्स्ट budgetary deficit can be expressed as excess of expenditure over revenue, deficit of revenue account as well as capital account। ठीक है, अब ये वाला तुम्हें दिक्कत देगा, पर ये दोनों तो करेक्ट है ना, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो 91 डेज देखकर चिंता मत करना, बेसिकली ट्रेजरी बिल्स होते ही 90 दिनों के हैं, उसमें भी अगर कोई घाटा आए तो वो क्या है? डेफिसिट ही है। नेक्स्ट 57 मोनोपोली पावर। डिफरेंस बिटवीन बेटा प्राइस क्या होता है? ठीक है, तो मोनोपोली की डिग्री, किस लेवल तक आपके पास मोनोपोली पावर है, वो किसका गैप होना चाहिए? द रेवेन्यू यू आर गेटिंग एंड द कॉस्ट यू हैव इनकर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? ए, मार्जिनल कॉस्ट एंड द प्राइस यू आर चार्जिंग, द एडिशनल कॉस्ट यू आर गेटिंग टू मेक दैट प्रोडक्ट एंड द प्राइस यू आर चार्जिंग विल डिफाइन कि मेरे को सामने वाले से कितनी अमाउंट चार्ज करनी है और कितनी मोनोपोली मेरे पास एक्सर्ट करने के लिए है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 58
MC curve cuts AVC and ATC curves at their minimums. डायग्राम आता है ना सबको? Firm supply curve. अब यहां पर कॉस्टिंग की बात है. दिस इज एबीसी, दिस इज एमसी. ठीक है, आपको पता है डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, तो हमारे पास AR होता है डिमांड कर्व, राइट. पर हमारे पास सप्लाई कर्व कौन सा है? जो कॉस्ट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव स्लोपिंग. तो इसकी पॉजिटिव साइड कहां जा रही है? ये वाला एरिया, गोइंग अपवर्ड, going upward. So what is the part of it? Firm supply curve is which part of AVC? This one, rising part of AVC, starting from above the point minimum AVC. Part of is the rising part of which curve? AC ले सकते हो. जनरली हम AC इसमें काउंट नहीं करते बिकॉज उसमें टोटल आ जाता है. AVC काउंट कर सकते हो बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली वेरिएबल कॉस्ट, राइट. तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं बेटा, राइजिंग AC कर्व और राइजिंग, बिकॉज दोनों का पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है अबव. अब बताओ किसको मार्क करूं? Question itself is saying starting from above the minimum point of AVC. तो वो तो बता ही रहे हैं कि AVC सप्लाई कर्व नहीं है, फिर कौन सा सप्लाई कर्व है? MC. क्वेश्चन में तो क्लियर लिखा है ना कि AVC के अबव जाना है. तो AVC के अबव कौन सा पॉइंट डिसाइड करता है? फ्रॉम कटिंग बाय MC, सो राइजिंग पार्ट ऑफ MC. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम्स. 60th question. C और D तो सेम ऑप्शंस हैं. बताओ बेटा. Firm is able to sell more units of output. ऑप्शन करेक्ट करो. देखो सारी ऑप्शंस हैं इनके पास, मैं लो वाला नहीं दिया हुआ तो मिसप्रिंट है. डी को ठीक कर लो और आंसर की मैं चेंज नहीं करा रही, फिर आंसर इज डी ओनली. जब मोनोपोली है बेटा, तुमसे लोगों ने खरीदना है, मजबूर है लोग. सस्ता करोगे तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ना. बात समझ आई? क्लियर? तो जब आप प्राइस को डाउन कर दोगे तो ज्यादा लोग आपसे सामान खरीद के चले जाएंगे एट लो प्राइस. What is hedging? ये लिखवाया हुआ है मैंने. What is hedging बेटा? When you protect yourself for any future transactions. What is economic planning? D. बेटा वो 61 का C सिर्फ एक्सचेंज रेट में है, हम hedging इन जनरल पूछ रहे हैं. 63 merit of capitalism. Merit, it promotes economic growth and self interest. 64 agrarian reforms in agriculture brought what? एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म्स थे अपने पास, सारे आ गए. रादर 2 और भी हैं इसके अंदर. 65 interest rate policy is part of which policy? नीति की फुल फॉर्म. अब देखो आपके आंसर की में गलत है, बी गिवन है. आंसर की में 66 का बी है, ठीक है. तो आपने क्या करना है? ओके, पेपर में आपको आंसर की थोड़ी देंगे, उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है.
अगर इंस्टीट्यूट ही अपने आंसर कीज में गलत कर रहा है, आप खुद देख लो, तो ये मिसप्रिंट्स होते हैं बेटा जनरली, बट व्हेन योर फाइनल एग्जाम इज देयर आंसर कीज आर चेक्ड 100 टाइम्स, डोंट वरी. 67. That is why discussing and doing MTPs from yourself is very important so that we check the answers. 67 beta. टैरिफ को जस्टिफाई नहीं करता. देखो, टैरिफ पे आप इंपोजिशन टैरिफ करोगे यानी टैक्स वगैरह बढ़ाओगे, इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बढ़ता है, अपना डेफिसिट भी घटेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी इंप्रूव होगी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं बढ़ती इससे. तो ए इज द आंसर. नेक्स्ट 68. CRR. Which one makes GDP an improper index of the welfare? आपने पढ़ा था उस पैराग्राफ में कि GDP does not take into consideration the following things. These were the following things. So all of the above. Interest on national debt is treated as what? याद है हम नेशनल इनकम इसको कंसिडर नहीं करते, पर जब प्राइवेट इनकम निकालते हो तो प्लस कर लेते हैं, बिकॉज इट इज विच इनकम? ट्रांसफर पेमेंट. आर फिस्कल एंड मॉनिटरी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे वर्क टुगेदर. ये थोड़ी है कि सरकार उधर से एक्सपेंशनरी फॉलो करे और तुम यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो. दे हैव टू वर्क टुगेदर, दे आर टू टूल्स टुगेदर टू बी यूज्ड. 72. Point of satiety, full satisfaction. Following is not a factor affecting price elasticity of demand. क्योंकि ये तो सप्लाई का है. अंडर मोनोपोली फर्म इज एबल, अगेन देख लिया, अब ठीक हो गया ना, इसको शांति मिल गई है. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? रीड ऑल द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट. अब इसमें कौन से दो डायग्राम यूज हो रहे हैं? एमपी एंड, तो मेरे को ड्रॉ करने पड़ेंगे. एमपी कैसा होता है? ऐसा ही होता है. टीवीसी कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना. चलो पढ़ते हैं. When MP rises, TV increases at increasing rate. MP तो राइज ही हो रहा है, तब तो TVC राइज किस पर कर रहा है? डिक्रीजिंग रेट पर. When MP rises, TV increases at diminishing rate. ये ठीक लग रहा है? When MP becomes constant, MP तो constant मतलब maximum and constant कह सकते हो. TVC increases at constant rate, ऐसा तो कुछ नहीं है. When MP falls, TVC increases at increasing rate. हाँ जी, अब बताओ कौन सा होना चाहिए? बी और डी दोनों ही ठीक है. हाँ, अच्छा फॉल्स पूछा है. So which one you are taking as false? ए को मानेंगे बेटा फॉल्स, और आपकी बुक इससे सोल्यूशन में ये भी गलत है. इन्होंने बी आंसर गिवन किया हुआ है, आंसर इज ए. बी तो हो ही नहीं सकता बेटा. डायग्राम के सामने है सारा आपके पास. जब एमपी राइज कर रहा है, टीवी राइजेज एट, पढ़ा हुआ है ना, तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट्स. फॉल्स मांग रहे हैं. कांस्टेंट रेट तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, तो ए हो गया फॉल्स. 76. फर्म कैन हैव ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट. 77. कैलकुलेट M1. कैन यू डू इट? क्या है फॉर्मूला?
C plus D plus OD. क्या इसमें बैंक का डिपॉजिट लोगे? टाइम डिपॉजिट? ओनली दीज 3 प्लस कर लो. व्हाट्स द आंसर? Next, 78. Banks earn a profit on the difference between interest charged on loans and interest paid on. $79. Under which union they have to follow a common monetary policy and fiscal policy. The custom is for only the international trade ना, ठीक है. पूरी मॉनेटरी और फिस्कल की बात हो रही है तो इकोनॉमिक यूनियन ईयू के मेंबर नेशंस किए थे ना, तो उनको सबको एक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है. 80th, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड ऑन, ये तो डेट डायरेक्ट है. 81, measure of fiscal reforms include taxes, private sector subsidies, all of these. 82, contribution of service sector. 55%. Quantitative casing is the common name for हाँ जी बेटा. पहली बात तो ये गलत है, क्वांटिटेटिव केसिंग कुछ होता नहीं है, ठीक है. क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है और वो भी नहीं पता हमें, मैं बता देती. तो पहले तो ये मिसप्रिंट है. क्वांटिटेटिव केसिंग इज नथिंग, इट्स क्वांटिटेटिव ईजिंग. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बिकॉज किताबों में कहीं पर नहीं है अपने पास. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इट्स अ लर्निंग पॉइंट फॉर अस कि हम उसको याद कर ले फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. लिखो व्हाट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग. इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, it is a monetary policy used by central banks to increase liquidity. It is a policy used by central banks to increase liquidity in the financial system and stimulate the economy. अब यहां ये जो वर्ड है ना क्वांटिटेटिव ईजिंग, ईज का मतलब हो गया रिलैक्स करना और क्वांटिटी का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी. क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? मनी सप्लाई. और मनी सप्लाई ईज करना मतलब उसको बढ़ाना. तो कैसे बढ़ा सकते हो? जनरली सेंट्रल बैंक्स यूज विच एक्शन? They purchase the assets. When you will purchase from the market, you have to pay money. So this is your answer. Mark this question as important. बेटा इस क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोसीजर में एसेट परचेज को यूज किया जाता है एज अ टूल, तो सी नहीं आएगा. इट्स अ टर्मिनोलॉजी ओनली. अब हम लोग मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कई टूल इस्तेमाल करते हैं, पर हर टूल में अपना मतलब होता है ना. तो क्वांटिटेटिव ईजिंग में कौन सा टूल यूज होता है? एसेट परचेज. एटी 84 बेटा, पैरेलल इकोनॉमी क्यों चलती है? टैक्स की चोरी से. 85
डिसेंडिंग ऑर्डर, M3 is greater than M2, M2 is greater than 86. Which one of the following is not a money market instrument? Shares. डंपिंग कराया हुआ, डंपिंग 87 का क्या आंसर है? सेल ऑफ गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस एट विच दे आर सोल्ड एट माय होम मार्केट 88. बेटा एक ना थ्योरी होती है मार्केट पेनिट्रेशन, इट इज नॉट इन योर सिलेबस. जब हम बीसीके करते थे पहले वाले इको के साथ, तब ये सिलेबस में था. मार्केट पेनिट्रेशन मींस गोइंग डीप इनटू योर ओन मार्केट. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, we go into the detail of that product, we start producing all the raw materials, we start producing every little product related to that product, you get into the entire market for that product, that is market penetration. तो तुमने अभी तक इसे किसी भी थ्योरी में नहीं पढ़ा है. Clear? So what is the answer? None of these. Who propounded price equalization theorem? Samuelson. This is also not in the book, I guess. इसको लर्न कर लेना यहां से. बेटा जनरली दे समटाइम्स पुट 1 or 2 क्वेश्चंस एज सच, ताकि बच्चों को लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लगे. 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं. On all points of rectangular hyperbola, elasticity of demand is what? What is this rectangular hyperbola? डब्बे बन जाते हैं ना, और इक्वल इक्वल बनते हैं. ठीक है, तो इक्विटी वाला जो डायग्राम रहता है वो कैसा होता है? डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक ऐसा होता है ना, स्ट्रेट लाइन. तो इसमें हमारे जनरली जितने भी बॉक्स रिलेशंस बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे? इक्वल. इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व. जीएसटी आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी, टू द लेफ्ट. नॉर्मेटिव इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव, और उसका क्या होता था? डिस्क्रिप्टिव. 93. 92 का आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक कर लो. 93 ए, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है. 94, ये सारे कौन से राउंड में पैदा हुए थे? ठीक है, वेरी गुड. 95, all of these. By convention in election year, the budget may be presented. Deficit financing includes. देखो बेटा, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि हम सेंट्रल बैंक से पैसा मांगे, सेंट्रल बैंक पास नहीं है पर वो हमें छाप छाप के देगा, नए नोट छापेगा. तो नए नोट छपेंगे, ये पक्की बात है, राइट. बट यू आर डूइंग व्हाट एक्चुअली? यू आर बोरोइंग, राइट. और बोरो कर रहे हो तो या तो पुराने बैलेंसेस निकलेंगे साथ के साथ, तो वो भी आ जाएगा, और उसके बाद जो शॉर्टेज आएगी वो नोट नए छप जाएंगे. तो इस प्रोसीजर में ये सारा कुछ होगा. दैट इज वाई ऑल ऑफ दी above. Primary deficit means most important aim of fiscal policy in developing a country. बुक में यहां पे गलत दिया हुआ, सोल्यूशन में स्टेबिलिटी मार्क करना. Which economic indicator is required to predict the turning points? ठीक है, MTP. कुछ बहुत टफ तो नहीं लगी? Take a break of 5 minutes. We'll start with the test. ठीक है, in between you want to clarify anything? I'm sitting here. After 5 minutes we'll start your test.